तो अब आइए कूलम्ब्स लॉ में हम कुछ पेंडुलम से रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए जब ये क्वेश्चन आप करोगे यानी जो सिचुएशन होगा वो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि हम एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लेंगे, सेम लेंथ का इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग से दो आइडेंटिकल चार्ज बॉल को बांधकर सीलिंग से हैंग करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये सिचुएशन लोगे तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होंगे, यानी जो दोनों चार्ज बॉल है उसके यहाँ पे दो पोजीशन होंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे अभी पेंडुलम से रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ में, वो सारे के सारे जो बॉल का पोजीशन होंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगे। ठीक है, हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करने वाले नहीं है, इसमें हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे, यानी सारे प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए तो हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सिचुएशन ये है, हम क्या किए कि सेम लेंथ के इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लिए और स्ट्रिंग के दोनों एंड से क्या कर दिए, बाबू चार्ज बॉल को बांधकर सीलिंग से हैंग करें। ठीक है, ये चार्जेस दोनों सिमिलर नेचर के हैं, ये प्लस क्यू है और ये प्लस 2q है। ठीक, देखिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हुआ, तो प्लस क्यू चार्ज के साथ जो वर्टिकल एंगल फॉर्म हुआ वो क्या है, अल्फा है, एंड प्लस 2q के साथ वर्टिकल से जो एंगल फॉर्म हुआ क्या है, बीटा है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, एंड योर ऑप्शन इज अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा एंड नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, देखिए तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, एंड ये जो दोनों चार्ज बॉल जो हैं इंडिविजुअली ये पेंडुलम की तरह है ना। तो भाई इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्जेस को, फोर्सेस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं चार्ज बॉल पे। ठीक, आइए तो देखिए, तो इस बॉल पे इसके वेट के कारण mg आएगा, नीचे लगेगा ना, इस पे लगेगा क्या बाबू, mg। ठीक है, और ये दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये इस पर लगाएगा इधर Fe, और स्ट्रिंग में टेंशन T। ठीक, यही तीनों फोर्स इस पर लग रहे हैं। ठीक है ना, और अगर आप इस बॉल को भी देखो तो इस पर भी नीचे इसके वेट के कारण mg, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर Fe और टेंशन T। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों चार्ज बॉल के लिए जो कंडीशन है वो सिमेट्रिक है, दोनों चार्ज बॉल के लिए कंडीशन क्या है, सेम है, सेम फोर्सेस लग रहे हैं, जो फोर्स इस पर लग रहा है वही फोर्स इस पे भी लग रहा है। ठीक है, जितना mg इस पर नहीं, चूंकि दोनों चार्जेस का मास जो है, दोनों चार्ज बॉल का मास क्या है, सेम है, तो नीचे वेट भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। एंड आपसे अगर मैं पूछूं कि ये प्लस q चार्ज है, ये प्लस 2q है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, क्या इसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने से क्या फोर्सेस डिफरेंट हो जाएंगे, नहीं। आप सिंपल कूलम्बिक फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़े हो कि कूलम्बियन फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है भाई। चार्जेस का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी ये प्लस q जो है जितना फोर्स 2q पर लगाएगा उतना ही फोर्स 2q भी प्लस q पर लगाएगा, और टेंशन भी तो सेम होगा। यानी ऐसा कोई रीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें जिसके लिए कि ये जो वर्टिकल एंगल फॉर्म हुए हैं उनमें कोई वेरिएशन हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हम ऐसे टॉर्क से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर आप इस पॉइंट पर इस टेंशन के कारण जो टॉर्क निकालोगे तो क्या होगा, इस टेंशन के कारण इस पॉइंट पर टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, और इस Fe का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेम कंडीशन इस चार्ज बॉल के लिए भी होगा। ठीक है, टेंशन का यहाँ पे जो टॉर्क होगा इस पॉइंट पर 0 होगा, Fe का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी आप समझ रहे हो ना, ऐसा कोई कंडीशन, कोई रीजन नहीं है जिसके कारण कि इनसे जो वर्टिकल से जो एंगल फॉर्म हुए हैं उनमें कोई वेरिएशन हो, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे वेरिएशन होगा, एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। कब एंगल डिफरेंट होंगे, यानी जब ये जो दोनों चार्ज बॉल हैं इनके अगर मास वेरी कर जाए, यानी मास में अगर डिफरेंस हो आए, सपोज यहाँ पे देखो चार्ज q है और यहाँ 2q है,
तो अगर या जो मासेस दोनों बॉडी के क्या है, सेम है ना, अगर मास m और 2m हो जाता तो एंगल भी क्या होता, वेरी कर जाता। तो अगर मास में डिफरेंस होगा तो एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा। ड्यू टू वेरिएशन इन मास एंगल भी जो वर्टिकल से फॉर्म हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। देखो तो यहाँ पे आप फोर्सेस को बैलेंस करे हो ना, तो यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम। टेंशन के दो कंपोनेंट, ये बीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट रहेगा से बीटा, तो ये हो जाएगा आपका t cos बीटा, इधर हो जाएगा आपका t sin बीटा। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं t sin, मास की बात थोड़ा सा करेंगे इस पे, t sin बीटा इज इक्वल टू Fe, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। एंड t cos बीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, mg, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो t से t खत्म, t से t कट जाएगा ना, sin बाई cos क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू आया आपका Fe अपॉन mg। अब देखो मैंने जब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था तो आपको बताया ना कि चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, फोर्सेस सेम होंगे। जैसा कि आप पढ़े हो कोलंबियन फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है ना, तो Fe के यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसको कोई लेना देना नहीं है भाई, तो फिर हम यहाँ पे Fe की बात नहीं करेंगे। यानी जो वर्टिकल से एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें वेरिएशन कब होगा, जब मास में वेरिएशन होगा। इन्हें हम ऐसा लिख सकते हैं कि यार थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे जो वर्टिकल से एंगल फॉर्म हो रहे हैं थीटा, वो मास के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उस बॉडी, उस चार्ज पार्टिकल का वर्टिकल से एंगल ज्यादा फॉर्म करेगा वो चार्ज पार्टिकल जिसका मास क्या होगा, कम होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उनका वर्टिकल से एंगल क्या होगा बाबू, कम होगा। आई बात समझ में, जिसका मास कम वर्टिकल से ज्यादा एंगल फॉर्म करेंगे और जिसका मास ज्यादा वर्टिकल से कम एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल बात थी। क्लियर हो गया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इज थीटा इन एयर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसको एयर में रखा गया है, वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। दो चार्ज बॉल हैं, इसको वर्टिकल से हैंग कर रहे हैं स्ट्रिंग से बांधकर। करें कि द होल सेटअप इज डिप्ड इनटू लिक्विड, जब पूरे सेटअप को हम लिक्विड में डिप कर रहे हैं, देन थीटा रिमेन सेम, तो थीटा जो है वर्टिकल से एंगल फॉर्म कर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, तो हमें लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको ऐसे तो हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हालांकि आगे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। हल्का सा डेफिनेशन आप इसका समझो, डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। देखिए डाइलेक्ट्रिक्स वैसे मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें ड्यू टू पोलराइजेशन, सिंपली आप ऐसा बोलोगे कि डाइलेक्ट्रिक्स वैसे मटेरियल हैं जिनमें चार्ज जो है फ्रीली मूव नहीं करते हैं, पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे चार्जेस जो है इंड्यूस्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स में चार्ज का शिफ्टिंग होता है, ठीक है ना, पोलराइजेशन के कारण, यानी यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं। अगली बात समझ में। अगर बात करो कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो कंडक्टर को क्या डिफाइन करते हो, वैसे मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या मोबाइल हो, इंसुलेटर जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल न हो। और इसमें क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स में, ये वैसे मटेरियल है जिसके की इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जो है फ्रीली मूव नहीं करते, ठीक है, यानी यहाँ पे पोलराइजेशन के कारण चार्ज होते हैं इंड्यूस्ड होते हैं। अगली बात समझ में ना, हालांकि मैं आपको डिटेल में आगे बात करूंगा इसके बारे में, सिंपल डेफिनेशन आप इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो हमें लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक्स बताना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए भाई, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, पेंडुलम का केस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ठीक, कंडीशन गिवन दे रखा है कि जब पूरे सेटअप को हम लिक्विड में डिप कर रहे हैं तो थीटा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ द बॉल की डेंसिटी जो है वो है आपका d, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है इसका डेंसिटी है आपका रो। चलिए अब हम क्या करते हैं,
सबसे पहले फोर्स को बैलेंस करेंगे, यहाँ से tan के फॉर्म में एक इक्वेशन लाएंगे थीटा के फॉर्म में, फिर लिक्विड में ले जाएंगे, वहां से भी एक इक्वेशन मिलेगा और हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा काम हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि जब पूरे सेटअप को हम लिक्विड में डिप्ट कर रहे हैं देन थीटा रिमेन्स सेम। ठीक है, तो हम दोनों सेटअप, दोनों जो मीडियम है, एयर है और फिर लिक्विड है, दोनों में थीटा का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो दोनों बॉल तो आइडेंटिकल है, किसी एक को लेकर हम काम कर सकते हैं। तो इस पे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। इस पे नीचे आएगा आपका mg, इधर Fe और स्ट्रिंग में टेंशन T, दो कंपोनेंट इसके, ये थीटा दिया जाएगा T cos थीटा और इधर आ जाएगा आपका T sin थीटा। ठीक है, देखिए तो अब ऐसा लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, ये इक्वेशन 1 हो गया, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा mg, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, sin बाई cos t खत्म, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। देखिए ये आया इक्वेशन हमारा क्या एयर में। अब क्या कर रहा है कि पूरे सेटअप को हम लिक्विड में डिप्ट कर रहे हैं। चलिए भाई लिक्विड में ले जाते हैं पूरे सेटअप को, पूरे सेटअप को हम कहां ले गए, लिक्विड में ले गए। पूरे सेटअप को कहां ले गए, लिक्विड में। तो थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, थीटा सेम रह रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, करेंगे ना। तो देखिए तो इसमें भी क्या आएगा आपको नीचे, इसके वेट के कारण नीचे इसमें mg, इधर आ गया Fe, पीछे कंडीशन किया मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। ऐसा ही कंडीशन तो पीछे किया हूं मैं, उस पर समझाया हूं आपको अच्छे से। देखिए अब लिक्विड में चूंकि ये सेटअप डिप्ड है, कहां डिप्ड है बाबू, लिक्विड में। तो लिक्विड के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड बॉयंट फोर्स, और ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा T sin थीटा और इधर थीटा है तो इधर आपका आएगा T cos थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। ठीक है, अब देखिए और दूसरा T cos थीटा और ऊपर B भी है, बॉयंट फोर्स भी है। देखो तो T cos थीटा प्लस B इज इक्वल टू mg लिखोगे तो T cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस b। डायरेक्टली लिख दे रहा हूं T cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस b, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो तो T से T खत्म। देखिए एक चीज, ये मीडियम एयर है और ये लिक्विड है, तो यहाँ पर जो हम Fe ले रहे हैं इसको Fe डैश ले रहे हैं, समझ में आएगा हम लोगों को, और टेंशन को T डैश ले रहे हैं। ठीक है, तो ये T डैश cos थीटा हो गया, T डैश sin थीटा हो गया। ठीक, देखिए sin बाई cos क्या होगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू Fe डैश अपॉन mg माइनस b। ठीक, देखिए तो लिक्विड से ये कंडीशन आया, tan थीटा इज इक्वल टू Fe डैश अपॉन mg माइनस b, और एयर में जो कंडीशन है tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जब पूरे सेटअप को हम लिक्विड में डिप्ट कर रहे हैं तो थीटा में कोई चेंज नहीं रह रहा है, देन थीटा रिमेंस सेम। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से Fe अपॉन mg इज इक्वल टू Fe डैश अपॉन mg माइनस b। ठीक है, तो क्या होगा यहां से Fe डैश अपॉन Fe डैश इक्वल टू mg अपॉन mg माइनस b। ठीक, देखिए तो Fe अपॉन Fe डैश क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, और mg है, डेंसिटी ऑफ द बॉल क्या है d है, तो ये क्या हो जाएगा d, वॉल्यूम ऑफ द बॉल हो गया v, और g अब करेगा dvg अपॉन dvg माइनस बॉयंट फोर्स है ना, इसका हो जाएगा रो vg। ठीक है, चलिए vg कॉमन है ना, तो vg कट जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा आपका बाबू, k इज इक्वल टू d माइनस रो, और यही जो है हमारा लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए
कंडीशन ये है कि हम सेम लेंथ के इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लिए और दो आइडेंटिकल चार्ज बॉल को बांधकर सीलिंग से हैंग करें, और जो वर्टिकल एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल थीटा है। कह रहा है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच, इन दोनों चार्ज बॉल के बीच आपको सेपरेशन बताना है कब, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। पेंडुलम का केस है और ये दोनों चार्ज का जो पोजीशन है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं और हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन यानी दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, कितना सेपरेशन है, वही सेपरेशन हमें बताना है जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो। तो सपोज हम कर ले रहे हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, सपोज इक्विलिब्रियम सेपरेशन को हम क्या मान लिए, x मान लिए। इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या है, x है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए तो दोनों में से किसी एक बॉल को आप लेकर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, दोनों बॉल सिमेट्रिक हैं, आइडेंटिकल होंगे दोनों के केस, ठीक है। देखिए तो नीचे क्या होगा, mg, इधर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और स्ट्रिंग में टेंशन T। टेंशन के दो कंपोनेंट, ये थीटा, तो अल्टरनेट से ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका T cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका T sin थीटा, ठीक है। चलिए फोर्सेस को बैलेंस कर ले रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, बैलेंस तो हो गया ना। अब एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, T sin थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, Fe लेंगे। पहले बताया पिछले क्वेश्चन में भी, T sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, Fe होगा। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। एंड T cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो T से T खत्म, sin बाई cos क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू आपका Fe अपॉन mg, ठीक है। अब देखिए हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन बताना है, मतलब सेपरेशन बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बताना है कब, जब थीटा बहुत स्मॉल हो। तो देखिए कंडीशन कुछ ये होगा, जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो इन दोनों चार्ज के बीच हमें सेपरेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए तो फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, इस कंडीशन से हम यहां से इक्विलिब्रियम सेपरेशन बता सकते हैं। तो कह रहा है कि जब थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा जो है किसके बराबर होगा, sin थीटा के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg, ठीक है। अब देखिए Fe क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच, kq स्क्वायर हो जाएगा ना, ये q, तो ये हो जाएगा। अब देखिए sin थीटा है, ये पूरा x है, ये x/2 हो जाएगा, ये l है, ये थीटा सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका x/2l इज इक्वल टू Fe क्या होगा, kq स्क्वायर अपॉन kq1 q2 पर r स्क्वायर होता है, r क्या है, x है, तो kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। x को इधर आप लाओगे तो यहां से x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2kq स्क्वायर l अपॉन mg, ठीक है। तो यहां से इक्विलिब्रियम सेपरेशन हमारा आ गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2kq स्क्वायर l अपॉन mg टू द पावर 1/3, और यही जो है हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, ठीक है। 2kq स्क्वायर अपॉन mg टू द पावर 1/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन है आपको, ठीक है। देखिए जो सेटअप है इसको हम वैक्यूम में नहीं रखे हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस पूरे सेटअप को हम किसी मीडियम में प्लेस्ड करें हैं, क्या रखे हैं, किसी मीडियम में प्लेस्ड करें। तो देखिए जब चार्ज पार्टिकल जो है किसी मीडियम में रखे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए
जब किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मल से जब ज्यादा होता है तो वहां पे पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू पोलराइजेशन वहां चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं एंड चार्ज ट्रांसफर होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है ना। तो जब किसी भी मीडियम का, आगे खैर हम आपको बताएंगे जब आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल से ज्यादा होता है तो मीडियम कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। यानी वहां पे पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड पोलराइजेशन के कारण चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होने लगते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे भी सीन हुआ है, ठीक है ना। इस मीडियम में पोलराइजेशन के कारण ये दोनों चार्ज बॉल जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये दोनों चार्ज बॉल अपने इलेक्ट्रॉन को डिसिपेट कर रहे हैं, अपने चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं। एंड ड्यू टू पोलराइजेशन तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीक आउट होना स्टार्ट हो गया, चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया। बात ध्यान से सुनना बाबू, ये पूरा सेटअप जो है मीडियम में प्लेस्ड है। जब ये मीडियम में प्लेस्ड है तो ड्यू टू पोलराइजेशन ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं ये चार्ज लीक आउट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एंड ड्यू टू लीकिंग आउट ऑफ चार्ज, ध्यान से देखना बाबू, जब चार्ज का लीकेज होगा तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब चार्ज का वैल्यू डिक्रीज होगा तो दोनों के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, वो क्या होगा, कम होगा। और जब फोर्स कम होगा तो सेपरेशन घटेगा। तो हमसे कहा है कि जब इन दोनों चार्ज बॉल जो हैं चार्जेस को डिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए, यानी चार्ज का जब लीकेज स्टार्ट हो गया तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, ठीक है। यानी सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि नाउ द चार्जेस फ्रॉम बोथ द बॉल्स इज स्टार्टेड लीकिंग आउट विद अ कांस्टेंट रेट, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब दोनों बॉल से चार्ज जो है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, लीक आउट हो रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, ठीक है। देखिए तो सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, नाउ द चार्ज फ्रॉम बोथ द बॉल as started leaking out with a constant rate dq by dt, then find the velocity of approach, ठीक है। जब दोनों बॉल से चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहे हैं तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है। अब देखिए, अब काइनेमेटिक्स में दो पॉइंट के बीच के वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, पता ना। और देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू लीकिंग आउट ऑफ चार्ज, जब चार्ज का लीकेज स्टार्ट हुआ मींस दैट दोनों बॉल जो है से चार्ज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इनके बीच का जो फोर्स है वो भी डिक्रीज होगा, और फोर्स कम होने के कारण जो इनके बीच का सेपरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को वही डिफाइन कर दे भाई, इट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल का कुछ यही कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक। तो हमें इस कंडीशन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, कब, जब चार्ज जो है dq by dt से कांस्टेंट रेट से डिसिपेट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लीक आउट हो रहा है, ठीक। अब देखिए, तो अभी हम पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन निकाले, कैलकुलेट किया x = 2k q² L/n/3। तो अगर इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो यहां से हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा ना। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे कि दोनों साइड इसमें हम log ले रहे हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड जब आप log लोगे तो ये हो जाएगा आपका, इस साइड लेफ्ट साइड में x है ना, तो आपका हो जाएगा ln x
और उस साइड है 2k q स्क्वायर अपॉन mg टू द पावर 1/3 है, तो पहले ऐसे लिखो ln, देखिए उसमें एक कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट क्या है भाई 2k l अपॉन mg कांस्टेंट है और q स्क्वायर क्या है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वाले को एक साथ रख रहा हूं और वेरिएबल को एक साथ रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2k l अपॉन mg टू द पावर 1/3 इनटू q स्क्वायर है और पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा q टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ln x, देखिए तो log a into b के फॉर्म में है, तो log a प्लस log b हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ln x इक्वल टू ln 2k l अपॉन mg टू द पावर 1/3 प्लस ln q टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ln x इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, तो अब देखिए एक मिनट, ln x इज इक्वल टू ln 2k l अपॉन mg टू द पावर 1/3 है प्लस ln q टू द पावर 2/3। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, एक स्टेप अब मैं और लिख रहा हूं, देखो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा था, हाँ देखिए अब हम क्या करेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ln x है तो ये क्या हो जाएगा d by dx of ln x into dx by dt इक्वल टू, देखिए तो ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, इसको क्या कर दिए 0 कर दिए, प्लस ln q टू द पावर 2/3 है ना, तो जो सर पे वो क्या आता है फीट पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3 ln q। ठीक है, चलिए एक स्टेप मैं और कर दे रहा हूं, देखिए तो d by dx of, अभी इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं d by dx of ln x into dx by dt इक्वल टू, ये तो 0 हो गया 2/3 ln q है, चलिए इसको टाइम रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा बाबू d by dq of ln q into dq by dt होगा ना। अब देखिए d by dx of ln x क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1/x into dx by dt is equal to 2/3 d by dq of ln q क्या हो जाएगा 1 upon q into dq by dt। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 1 upon x को इधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x by q हो जाएगा, तो यहाँ से आपका dx by dt जो क्या होगा 2/3 into x by q 2/3 into x by q into dq by dt। ठीक है, और यही जो है हमारा क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, dx by dt तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये dx by dt जो क्या है ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, 2/3 x by q into dx by dq by dt। ठीक, ये जो dx by dt हमें फाइंड करना था, यही तो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके,